आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज सालों बाद फिर से बिलासपुर पुलिस स्टेशन का ताला खुला था। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग अफरा तफरी करने लगे। लोग एक एक कर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या सरकार सच में पागल हो गई है? फिर से इस पुलिस वाले को यहाँ अकेले मरने के लिए भेज दिया? अरे नहीं भाई, कोई बहादुर इंस्पेक्टर दिखता है। देखो ना कितना हट्टा कट्टा है। कुछ लोग इधर उधर से झांक कर देख रहे थे कि आखिर कौन है जो जान का दुश्मन बनकर बिलासपुर गांव के लोगों की रक्षा के लिए आया है। दरअसल बिलासपुर गांव में चोर और डाकुओं का बोलबाला था। वहां पर कोई भी पुलिस वाला ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता था। या तो वो चोर डाकुओं को हाथे मारे जाता या फिर रात को काली शक्तियों का शिकार हो जाता। इन काली शक्तियों के पीछे कहा जाता है कि बहुत पहले उस गांव में एक जवान और खूबसूरत लड़की रहा करते थे और फिर उसके साथ गलत कर उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर उस लड़की की आत्मा भटकने लगी और अपना बदला लेने के लिए उस गांव में आने वाले सभी पुलिस वालों की हत्या कर उनके खून से नहाती है। इंस्पेक्टर विजय ने थाने के बाहर भीड़ जमा देखी तो उसने कुछ लोगों को इशारा किया और कहा, तुम अंदर आओ। मैं करके कुछ लोग तो पीछे हट गए और कुछ भागने लगे, लेकिन फिर रमेश चाचा बिना डरे अंदर जाने लगे और फिर उनके साथ कुछ 2-4 लोग और पहुंचे। इंस्पेक्टर ने अपना डंडा टेबल पर रखते हुए कड़क आवाज में पूछा, तुम लोग पुलिस देखकर जमा क्यों हो रहे हो? क्या पुलिस पहले नहीं देखी तुम लोगों ने? रमेश चाचा ने पूरे थाने में इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं साहब, देखी है पुलिस। लेकिन क्या लेकिन? रमेश चाचा ने बताया, साहब इस गांव में पुलिस नहीं आती, इसलिए आज पूरे 5 साल के बाद दिखे हो इस पुलिस थाने में, वो भी अकेले। शायद सरकार को आपकी चिंता नहीं है। इंस्पेक्टर ने कारण पूछा तो रमेश चाचा ने बताया, करीब 5 साल पहले भी इस पुलिस स्टेशन में नए इंचार्ज इंस्पेक्टर बहादुर सिंह आए थे। उन्होंने इस गांव में अपने कार्यकाल के 10 दिन भी पूरे नहीं किए थे। आधे से ज्यादा गांव वाले तो उन्हें जान भी नहीं पाए थे। एक दिन सुबह सुबह लोगों ने देखा कि उनके शरीर से उनका कलेजा निकला हुआ था और वो बरगद के पेड़ से उल्टे लटके मिले थे और पीछे दीवार पर उसी के खून से लिखा था, हर पुलिस वाले के साथ यही सलूक किया जाएगा। साहब ऐसी खौफनाक मौत देखकर तो कोई भी पुलिस वाला इस गांव में नहीं आता। फिर इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा, क्या आपको पता है ये सब कौन करता है? तो उन्होंने बताया, साहब आज तक पता तो नहीं चला किसने उनकी हत्या की, लेकिन उस लड़की की आत्मा ने या फिर गुंडों ने। तो इस पर इंस्पेक्टर ने पूछा, लड़की? कौन सी लड़की? मैंने तो कभी किसी ऐसा नहीं सुना। गांव वाले हंसने लगे और बोले, साहब आप तो आए ही पहली बार हैं तो आपको कैसे पता होगा? रमेश ने बताया, साहब सुना है कि उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। इस पर विजय ने पूछा, किसी ने उस लड़की की लाश या फिर उसके घर वालों से कोई मिला है? इस बात पर सब शांत रह गए। रमेश ने कहा, नहीं साहब, हमें नहीं पता। गांव वाले पुलिस थाने से बाहर आकर आपस में फुसफुसाने लगे। मंगल ने रमेश चाचा से पूछा, चाचा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था? और तो और उस इंस्पेक्टर का हुलिया भी कुछ ठीक नहीं था। उसका चेहरा कितना डरावना था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से बदबू आ रही हो। इस पर रमेश ने कहा, हाँ, उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि ये इंस्पेक्टर यहाँ अकेला ही आया है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद रात के अंधेरे में जग्गा और उसके साथी मिलकर थाने में उस इंस्पेक्टर को मारने के लिए आते हैं।
तभी जग्गा बोलता है, सभी मिलकर थाने को चारों तरफ से घेर लो। मैं और महेश दोनों अंदर जाकर उसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है सरदार, तब तक हम बरगद के पेड़ पर रस्सी डालकर पूरी तैयारी रखेंगे, सोमू ने कहा। जग्गा के इशारा करते ही महेश और जग्गा दोनों दीवार कूदकर अंदर पहुंच गए, लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। जग्गा ने महेश की ओर घूर कर देखा। नहीं सरदार, खबर तो पक्की थी, लेकिन साला ये इंस्पेक्टर गया कहाँ? महेश ने डरते हुए कहा। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उनके सर पर लटकती हुई लाइट हिल रहे थे। सरदार, वो देखो, कुर्सी हिल रही है। महेश अपने सरदार जग्गू के पीछे छुपते हुए बोला। जग्गू ने डरती आवाज में कहा, अबे ये इंस्पेक्टर है या कोई भूत? अब तो भाग भी नहीं सकते, दरवाजा लॉक हो गया। तभी कमरे की लाइट लगातार जलना बुझना शुरू हो गई। ऐसा होता देख जग्गू और उसके साथी भी डर की वजह से हालत खराब हो रहे थे। तभी जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें इतनी तेज और डरावनी थी कि महेश और जग्गू के प्राण ही निकल गए। अगली सुबह बरगद के पेड़ के नीचे बहुत भीड़ जमा थी। जग्गा और महेश दोनों उल्टे लटक रहे थे और सामने दीवार पर खून से लिखा था, अगला नंबर 13। सभी लोग हैरानी से इंस्पेक्टर की ओर देख रहे थे और इंस्पेक्टर विजय शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। रमेश चाचा इंस्पेक्टर के पास आए और बोले, साहब, हमने पहले ही कहा था आपके पास अभी भी वक्त है। आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाओ। इंस्पेक्टर के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कहा, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। जग्गा के बाकी साथियों को जब पता चला तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। सबने मिलकर एक मीटिंग की। कल्लू ने चिंतित होते हुए पूछा, उसके साथ कितने पुलिस वाले हैं? अकेला है सरदार। इस पर कल्लू ने कहा, फिर अकेले इतनों को कैसे मार सकता है वो? सामू ने कहा, सरदार, कहीं उस बुरी आत्मा ने तो नहीं किया? सरदार हंसने लगा और बोला, ऐसी कोई लड़की ही नहीं थी। ये तो पुलिस वालों और गांव वालों को डराने के लिए हमारे द्वारा फैलाई एक अफवाह थी, ताकि लोगों का ध्यान हम पर कभी जाए ही ना। अब हर रोज सुबह गांव वालों को एक दो डाकुओं और क्रिमिनल्स उस बरगद के पेड़ पर उल्टे लटके हुए मिलने लगे। एरिया में लगभग सभी नामी गुंडे और डाकू बरगद के पेड़ से लटकाए जा चुके थे। अब ये खबर अखबार में छपने लगी। लोगों के मन में प्रश्न आने लगे, इन वारदातों को अंजाम कौन दे रहा था? अब बात प्रशासन तक पहुंच गई। लोग इंस्पेक्टर विजय का नाम भी उछाल रहे थे। जब पुलिस डिपार्टमेंट ने यह पता लगाया कि इंस्पेक्टर विजय कौन है, तो पता चला इंस्पेक्टर विजय की तो 10 साल पहले एक्सीडेंटल मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी 1980 के दशक की है। मोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जो 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। मोहन के 2 दोस्त आशुतोष और पवन मोहन के जिगरी दोस्त हैं। वो तीनों एक साथ ही रहते थे और इन तीनों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मोहन के घर में उसकी जीती हुई काफ़ी ट्रॉफियां भी रखी हुई थी। मोहन दोपहर के वक्त दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकल जाता और शाम के वक्त लौटता। कभी कभी उसे लौटने में रात भी हो जाती थी। वो तीनों अपने गांव के शमशान घाट के बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन दोपहर में जब मोहन क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था, तो उसकी दादी ने परेशान होकर उससे कहा, बेटा, कितनी बार कहा है तुझसे कि शाम के बाद शमशान घाट में नहीं जाते, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। इस पर मोहन ने हंसते हुए अपनी दादी को जवाब दिया, दादी, आपको ऐसा लगता है कि शाम के बाद शमशान घाट में भूत प्रेत हम लोगों को पकड़ लेंगे?
भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता दादी। इस पर दादी बोली, बेटा बड़े बुजुर्गों की बात भी मानकर शाम के बाद अक्सर बुलाए और बुरी आत्माएं घूमने रहती है। किसी दिन तू बहुत नुकसान उठाएगा। मोहन अपनी दादी की बात पर हंसता हुआ घर से बाहर निकल गया और वो सीधे शमशान घाट के मैदान में पहुंच गया, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर उसका दोस्त आशुतोष बोला, आज इतनी देर कैसे हो गई मोहन? इस पर मोहन बोला, तू तो जानता है यार, मेरी दादी मना करती है यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए। इस पर पवन बोला, हाँ उन्हें लगता है कि शमशान घाट में भूत हम सब पर हमला कर देंगे। इतना कहकर वो तीनों हंसने लगे और उनके साथ गांव के और भी लड़के मौजूद थे। वो सभी लोग क्रिकेट खेलने लगे। उस दिन वो सब क्रिकेट खेलने में इतना मसरूफ हो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और कब रात का अंधेरा फैल गया। वो सब मैच खत्म करके अपने घर की ओर निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें ध्यान आया कि उनका दोस्त रमेश वहां से गायब है। रमेश को ना पाकर सब लोग इधर उधर देखने लगे, मगर रमेश वहां कहीं पर भी नहीं था। जिस पर मोहन ने बाकियों से पूछते हुए कहा, रमेश आया तो था ना, मतलब खेल रहा था ना हमारे साथ? इस पर आशुतोष ने कहा, हाँ यार हमारे साथ ही तो खेल रहा था। वो आखिर में छक्का किसने मारा था? बॉल लाने तो रमेश ही गया था ना, बॉल लेकर लौटा या नहीं ये तो मैंने नहीं देखा। इस पर सारे लोग उस तरफ जाने लगे जिधर आखिरी बार रमेश बॉल लाने के लिए गया था, यानी कि शमशान के अंदर की तरफ। क्योंकि अंधेरा हो जाने की वजह से कई लोग डर रहे थे, इसलिए जो लोग डर रहे थे वो अपने अपने घर चले गए। जिसके बाद बचे सिर्फ मोहन और आशुतोष। ये दोनों थोड़े हिम्मत वाले थे और अपने दोस्त को ना पाकर काफी परेशान भी थे, इसलिए इस तरह से जा नहीं सकते थे। लिहाजा वो लोग शमशान के अंदर की तरफ जाने लगे। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। आसपास कहीं कोई शख्स उन दोनों के अलावा नजर नहीं आ रहा था, जो कि स्वाभाविक ही था। भला इतनी रात गए शमशान में तो कोई क्यों ही होगा। वो दोनों शमशान के अंदर की तरफ चले जा रहे थे, मगर रमेश का कहीं कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बॉल इतनी दूर तो नहीं आई होगी। फिर आखिर रमेश गया तो गया कहाँ? वो दोनों एक बार चारों तरफ देखते हैं और रमेश को ना पाकर एक दूसरे का चेहरा ताकते हैं। अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्होंने जो देखा वो देखकर वो दोनों दंग रह गए। दरअसल वहां पर रमेश शमशान के अंदर लाश जलाने वाली जगह पर जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। वो दोनों भागकर रमेश के पास गए, उसे जगाने की कोशिश करने लगे, मगर वो जाग ही नहीं रहा था। जिस पर आशुतोष ने पास ही के हैंडपंप से थोड़ा पानी निकालकर रमेश के चेहरे पर छिड़का। रमेश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे जागता देख मोहन और आशुतोष की सांस में सांस आई। जिस पर मोहन ने रमेश से पूछा, क्या हो भाई, तू यहां पर बेहोश पड़ा था? मगर रमेश कुछ नहीं बोला, वो बस उठकर वहां से जाने लगा। रमेश का यह व्यवहार आशुतोष और मोहन को बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने 2-4 बार और पूछने की कोशिश भी की, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। रमेश ज्यों का त्यों ही कुछ नहीं बोला। रमेश सही सलामत मिल गया, यही बहुत बड़ी बात थी। जिसके बाद फिर मोहन अपने रास्ते और बाकी लोग अपने अपने रास्ते। मगर मोहन का मन अभी भी थोड़ा अजीब सा हो रहा था। आखिर इतना बोलने वाला लड़का रमेश चुपचाप वहां से कैसे चल गया? खैर वो घर पहुंचा। घर पर उसे डांट भी पड़ी कि आखिर इतना वक्त कैसे लग गया। खैर कुछ ही घंटों में रात हो गई। मोहन खाना पीना खाकर सो गया।
न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मोहन की आंख खुली तो उसके कमरे की खिड़की पर कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। मोहन आंख मलते हुए उठा। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने खिड़की खोलकर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त रमेश ही था। वही रमेश जो कुछ घंटों पहले शमशान में बेहोश मिला था। रमेश को इतनी रात गए अपने घर के बाहर पाकर मोहन काफी हैरान हुआ और उससे पूछते हुए कहा, क्या हुआ रमेश, तू इतनी रात गए यहां पर क्या कर रहा है? तो इस पर रमेश काफी दबी सी धीमी आवाज में बोला, अरे भाई सुनना, मैं वो शमशान में जब गया था ना बॉल लाने, तो मेरे जेब से कुछ पैसे वहीं पर गिर गए थे। काफ़ी ज़्यादा पैसे थे यार, अगर घर पर पता चला तो मुझे बहुत मारेंगे। चलना मेरे साथ, ज़रा वो पैसे ढूंढ देना। तो इस पर मोहन ने कहा, पर इस वक्त अभी जाना सही रहेगा यार, कल सुबह चलेंगे। तो फिर रमेश बोला, नहीं यार, ज़रूरी काम के पैसे थे, चलना भाई, ज़रा ढूंढ देना। मोहन रमेश को मना करना चाहता था, मगर वो इतना आग्रह करके बोल रहा था कि मोहन उसे मना नहीं कर पाया। लिहाजा मोहन दबे पैर अपने घर से बाहर निकला और रमेश के साथ उस शमशान घाट की ओर चल दिया। तब आधी रात का समय हो रहा था। रमेश आगे आगे और मोहन उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। न जाने क्यों रमेश मेरे यानी मोहन के साथ साथ नहीं चल रहा था, मगर उसके साथ चलने की कोशिश भी करता तो भी बहुत तेजी से चलकर वो मुझसे आगे निकल जा रहा था। उसका व्यवहार आज बड़ा अजीब था। मुझे काफी गुस्सा भी आ रहा था। एक तो मैं उसके मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, ऊपर से वो ऐसा बर्ताव दिखा रहा है, मगर कुछ कर भी नहीं सकता। दोस्त जो है, खैर मैं उसके साथ साथ चलता रहा। चलते चलते हम दोनों शमशान के बिल्कुल बाहर खड़े थे, जिस पर मैंने रमेश से पूछा, तो यहां पर गिरा था ना तेरा पैसा? मगर मेरी इस बात पर बिना कोई जवाब दिए रमेश शमशान के अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे शमशान के अंदर गया। शमशान में कदम रखते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। खैर मैं टॉर्च की रोशनी को जमीन पर मारकर रमेश के पैसे ढूंढने लगा। अभी मैं टॉर्च मारकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर रमेश पर गई। वो चुपचाप बस एक जगह पर खड़े होकर मुझे देख रहा था, जिस पर मैंने रमेश को कहा, अबे मुझे क्या देख रहा है, पैसे ढूंढना, तेरे पैसे थे ना। मगर इस पर रमेश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मुझे घूरता रहा। मैंने रमेश के चेहरे पर गौर किया तो उसका चेहरा मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर एक बड़ी डरावनी सी मुस्कान। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। खैर अभी मैं टॉर्च की रोशनी को इधर उधर जमीन पर मारकर देख ही रहा था कि तभी मेरी टॉर्च की रोशनी रमेश के पैरों पर पड़ी। तो टॉर्च की रोशनी रमेश के पैरों को पड़ते ही मेरे पैर थरथराने लगे। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल रमेश के दोनों पैर जले हुए थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं मैं समझ गया था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रमेश के चेहरे की तरफ देख सकूं। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने टॉर्च की लाइट को रमेश के चेहरे पर मारा तो उसका चेहरा देख मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। दरअसल उसका पूरा चेहरा आग में झुलसा हुआ था। पूरे चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। एक आंख बाहर लटकी हुई थी और जुबान वो इतनी लंबी जितनी लंबी एक इंसान की कभी नहीं हो सकती। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। तभी रमेश मेरी ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ, अब मदद नहीं करेगा पैसे ढूंढने में?
इतना कहकर रमेश मेरी ओर बढ़ने लगा। रमेश को मेरी ओर बढ़ता देख मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मगर तभी मेरे पैरों के नीचे कुछ आया और मैं ठिठक कर जमीन पर गिर गया। मुझे अभी यहाँ से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को लगभग मरा हुआ मान चुका था, मगर तभी पता नहीं कहां से वहां पर हरी काका आ पहुंचे। उनके आते ही रमेश, या यूं कहें तो वो शैतान, कहीं गायब हो गया। जिसके बाद हरी काका ने मुझे उठाया और शमशान से बाहर ले गए। मैंने उन्हें पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा, पर बेटा मैंने तो दुकान बंद करते वक्त तुझे अकेले इधर आते देखा था। तेरे साथ रमेशवा को तो मैंने नहीं देखा था, इसलिए मैं इधर आया। ये सुनकर मैं दंग रह गया। जिसके बाद मैं और हरी काका सीधे रमेश के घर गए, जहां रमेश आराम से सो रहा था। मैंने उसे उठाकर पूरी बात बताई, तो इस पर रमेश ने कहा कि वो बॉल लाने शमशान में तो गया था, पर क्योंकि काफी देर हो गई थी और वो बॉल उसी की थी, तो वो वहीं से बॉल लेकर अपने घर भाग गया। मगर मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो रमेश कौन था जो मुझे आधी रात गए शमशान ले गया। और अगर शायद हरी काका सही वक्त पर नहीं आते तो आज मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।